सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 जनवरी को। तो हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पक्षियों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और प्रेम जताने के लिए मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है, लड़ाई का अधिकार। अच्छा, पक्षियों से एक दिवस और याद आएगा आपको, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ये। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क ये कहां पे शुरू हुआ था, तो आंसर होगा मुंबई में। वैसे विश्व गौरैया दिवस भी हम मनाते हैं, कब? 20 मार्च को। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। और गौरैया से याद आएगा, अभी पहले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था अभी दिसंबर 2023 में, जो नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें टॉप पे हरियाणा रहा था, उसका मैस्कॉट था शुभंकर उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया पक्षी को ही। तो ये भी ध्यान रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है, जनवरी में अभी तक तो हमने केवल 2 दिवस मनाए हैं। 1 जनवरी को आपने ग्लोबल फैमिली डे मनाया था, वैसे डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी तो होता है। और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में हमने मनाया। और अब ये 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मना रहे हैं। तो ये जनवरी के डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो यह है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, जिसमें अभी बहुत भयानक विस्फोट हुआ है। अच्छा, अगर ये प्रश्न आ जाए कि किस द्वीप पर यह स्थित है, तो फ्लोरेंस द्वीप पर। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से देखना, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से संबंधित बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं आपको दूंगा, सारे स्टैटिक पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन पहले इंडोनेशिया की बात हुई है, तो आप जानते हो उसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर है। और अब इसकी नई राजधानी क्या होगी? तो नूसंतारा होगी। और ये नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? याद रखना, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। वैसे ये जो बोर्नियो द्वीप है ना, इस पे 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का। ये भी ध्यान रखना। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स है, ये इक्वेडोर में मिलेगा। वे कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली देश में आपको मिलेगा, लिपारी द्वीप पर स्थित है। वैसे इटली में एटना ज्वालामुखी आपको मिल जाएगा, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। और विशुवियस ज्वालामुखी भी आपको यहीं पे मिलेगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालोआ ज्वालामुखी, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर मिलेंगे आपको। क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिनाबोंग हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी हो गया, ये सब आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे। अच्छा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, कि ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा जलवाष्प, वाटर वेपर। अच्छा, रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। और आप देखोगे रिंग ऑफ फायर के आसपास या इसके ऊपर जो भी देश स्थित होते हैं, वहां पे ज्यादातर आपको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलेंगे। भूकंप आते रहते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं, सुनामी आती रहती है, जैसे कि अभी जापान में आया था। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ये भी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। वो 5 प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। एक तो सुंदरवन शहद को, और ये जो शहद है इसे मोली समुदाय के द्वारा सुंदरवन के जंगल से लाया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड इस शहद को मोबन ब्रांड के नाम से बेचता है। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है काले नुनिया चावल, इसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। बाकी 3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो साड़ियां हैं, कड़ियाल साड़ी, टेंगेल साड़ी और गोरोड साड़ी। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के ये भी 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। अच्छा, वैसे कल भी एक जीआई टैग का प्रश्न पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि उड़ीसा के सिमलीपाल काई चटनी को, जो कि लाल चींटियों से बनी हुई चटनी होती है, उनको जीआई टैग मिला था। और उसी के साथ मैंने आपको कुछ अभी तक जो आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स रहे वो आपको रिवाइज कराए थे। तो अब जीआई टैग का तो कल ही रिवीजन कराया, तो आज एक काम करते हैं, पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल।
देखो, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी। और वैसे कोलकाता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया, ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अच्छा, आपको याद होगा अभी विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया खोजा था। वो बैक्टीरिया क्या काम करता है या किस काम आता है? प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के काम आता है, और उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा उन्होंने। अभी वैसे कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखा था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कौन से नंबर का बना? 41 नंबर का। 42 नंबर का होयसला मंदिर है। और अगर आपसे पूछे कि वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा कोलकाता। पहला दिल्ली है, दूसरा पुणे है। और कोलकाता से याद आएगा, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया था कि भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी आपका कोलकाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये खुलेगा पश्चिम में, ये वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। उसके अलावा अभी 132वां जो डूरंड कप हुआ था, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है, ये कोलकाता में हुआ था। इसको जीतला किसने? मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हरा करके। और अभी जल मंत्रालय ने जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज की पहली गणना की थी। उसमें बताया कि सबसे ज्यादा जल स्रोत वाटर बॉडीज ये किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे कम है सिक्किम में। अभी मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र पहल शुरू की थी पश्चिम बंगाल ने। और कोप इंडिया एक्सरसाइज जो पिछले साल 2023 में हुआ था, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। हुआ कहां पे था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पे। और उससे पहले यहाँ पे पथ श्री रास्ता श्री परियोजना भी शुरू हुई थी। यहाँ पे आपको सुंदरबन नेशनल पार्क मिल जाएगा, बुक्सा नेशनल पार्क मिल जाएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, एक जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए। फिर बताइए, एथलेटिक फुटवेयर निर्माता एडिडास ये चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहां पे स्थापित करेगा, तो आंसर होगा चेन्नई। तो एडिडास ये एशिया में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ये स्थापित करेगा। कहां पे? भारत में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और आप कह सकते हो कि एशिया में ये दूसरा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी चीन में है। अच्छा, वैसे चेन्नई से मैं आपको याद दिला दूं कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। 2022 में जो पहली बार भारत में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, वो यहीं पे हुआ था। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पे खुला? चेन्नई में। और चेन्नई में ही अभी तारकश मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में होती है। उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई थी, तो आंसर होगा चेन्नई में ही। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम ये कहां से शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने, और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। कहां से किया? गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में एक बहुत पुराना स्कूल है, 1888 में स्थापित वर्नाकुलर जो स्कूल है, वहां से इसको शुरू किया। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये जो कार्यक्रम है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। मतलब समझे? मतलब इसमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके, या यूं कहूं कि जो हम बच्चों को किताबों से सिखा रहे हैं, किताबों से पढ़ पढ़ के सिखा रहे हैं, अगर हम उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करके बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे उन चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे जो वो किताबों में पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में देश भर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को चुना जाएगा। ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा, और हर सप्ताह देश भर से 20 छात्रों को चुना जाएगा, जिसमें से 10 लड़के और 10 लड़कियां होंगी। और फिर उन 7 दिनों तक उनसे अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाएंगी, जैसे सुबह उठो, योग करो, ध्यान करो। फिर दिन भर जो भी शेड्यूल में अलग अलग गतिविधियां होंगी, वो उन बच्चों से करवाई जाएगी, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। और अगर बच्चे ये सब चीजें अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो उनमें काफी सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और अगर उनमें पॉजिटिव बदलाव आएंगे, बच्चों में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, तो फिर वो समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकेंगे। तो प्रश्न अभी आपसे क्या पूछा था कि शिक्षा मंत्रालय ने
प्रेरणा नाम से जो ये कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यक्रम है, इसको कहां से शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। अब बात गुजरात की है तो आज गुजरात की हम डीप स्टडी करेंगे। वैसे गुजरात को हम एक बार पहले भी ले चुके हैं, तो आपको चीजें अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। जैसे कि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो गए और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। आप जानते हो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो आंसर होगा गुजरात। और विश्व में कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो कनाडा आंसर होगा। वैसे यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेट फ्लेमिंगो। पशु है एशियाई शेर, जो कि आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेगा। पेड़ है बरगद का, फूल है गेंदे का, यानी कि मैरीलैंड। और गुजरात में ये जो केवड़िया नाम का स्थान है ना, ये देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी बना था। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया, ये भी याद रखना। और आप जानते हो, मैंने आपको बताया केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू भी लगाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट है और इसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। वैसे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, ये आपको अहमदाबाद में मिलेगा। और भारत में यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल बनी थी धोलावीरा, जिसे हड़प्पा सभ्यता का स्थल भी कहा जाता है। और इसका स्थानीय नाम है कोटरा दा तिम्बा, ये आपको गुजरात में मिलेगा। वैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 शहर शामिल है, एक तो अहमदाबाद है और एक जयपुर है। और नृत्य में गरबा है, यहाँ पे डांडिया है। कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो वंसडा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बग नेशनल पार्क हो गया और मरीन नेशनल पार्क हो गया। सरदार सरोवर बांध आपको यहाँ मिलेगा नर्मदा नदी पर। उकाई डैम मिलेगा ताप्ती नदी पर। काडना बांध मिलेगा माही नदी पर। दांतीवाड़ा बांध आपको मिलेगा बनास नदी पर। अब यहाँ पे तो हमने गुजरात से संबंधित स्टैटिक प्रश्न कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, 2023 में गुजरात जहां जहां पर न्यूज में था वो सारे पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले याद रखना, जो गुजरात का कांडला पोर्ट है उसका नाम पंडित दीनदयाल जी के नाम पे कर दिया, दीनदयाल पोर्ट। चलो फिर रिविजन करना स्टार्ट करते हैं। आपको याद है भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पे हुआ? सूरत में। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पे बनकर तैयार हुआ? अहमदाबाद में। और पहली बुलेट ट्रेन ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। उसके अलावा अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अभी कौन शामिल हुआ? गरबा नृत्य शामिल हुआ। और कौन से नंबर का बना? 15वें नंबर का। इससे पहले 14वें नंबर का कौन सा था? दुर्गा पूजा था पश्चिम बंगाल की। अभी 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ गांधीनगर में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन ये हुआ अहमदाबाद में। और आप जानते हो 1 महीने में 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह ये मुंडड़ा पोर्ट बना था। और आपको पता है 1 महीने में 16 मेट्रिक मिलियन टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह पोर्ट बना था, कौन सा? मुंडड़ा पोर्ट। और भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? गुजरात में। मतलब कोल्ड ऑप्शन फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। 6वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था अभी अहमदाबाद में। देश का पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट का उद्घाटन किया। या यूं कह दूं कि देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पे खोला गया? ये गांधीनगर के कल्लोल में। किसने? इफ्को ने इसको खोला है। उसके अलावा याद रखना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मैड्रिड स्पेन में। उसके अलावा याद रखना, गुजरात में खंबात की खाड़ी में वेनेडियम धातु की खोज हुई थी। और किस खनिज में ये मिला था? टिटानो मैग्नेटाइट में। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। और उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बना था अहमदाबाद, पहला सूरत था। उसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहां पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। उसके अलावा याद होगा WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी जामनगर में। और इस तरह से ये दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र बना। उसके अलावा कांडला पोर्ट हमने पढ़ ही लिया, पंडित दीनदयाल पोर्ट इसका नाम हो गया। और ये भारत का पहला निर्यात संरक्षण जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। अच्छा, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन ये कहां पे शुरू हुआ? गुजरात में। गुजरात में आपको काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा। अच्छा भारत, फिर बताओ किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? गुजरात के मेहसाणा में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के कर दिया था 10 लाख रुपए गुजरात सरकार ने। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को
गुजरात ने शुरू किया। और देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहाँ पे स्थापित की गई? गुजरात के महसाणा जिले में ही। और विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, और अभी गुजरात के माता नी पछड़ी को जीआई टैग मिला था, एक प्राचीन वस्त्र कला है ये। अच्छा, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये बनेगा गुजरात के अहमदाबाद के धोलेरा गांव में। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात के हजीरा में। उसके अलावा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये बना था गुजरात का मोढेरा गांव। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये गुजरात ही बना था। और बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहाँ पे दुनिया टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा भावनगर, यह है गुजरात में। उसके अलावा आपको याद होगा जो रेल यूनिवर्सिटी है उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी अब हम बोल रहे हैं, और इसके भी नए चांसलर बने थे अश्विनी वैष्णव, ये जरूर याद रखना। उसके अलावा गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया गुजरात के भुज में। बाकी भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। उसके अलावा देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये केवड़िया बन गया, और केवड़िया रेलवे स्टेशन ये एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। तो आज यहाँ पे एक बार फिर से हमने गुजरात को उठाया और एक बार उसी तरह से हमने रिवीजन किया, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जयपुर में। तो डीजीपी और आईजीपी की ऑल इंडिया एनुअल समिट 2023 हुई अभी कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। डीजीपी मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, और आईजीपी मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और आप जानते हो किसी भी स्टेट में पुलिस की सबसे ऊंची पोस्ट होती है डीजीपी की पोस्ट। और अब इनका ऑल इंडिया एनुअल समिट 2023 हुआ जयपुर राजस्थान में। इस बार कौन सा संस्करण था इस समिट का? 58th नंबर का। और यहाँ पर आतंकवाद और साइबर क्राइम पर चर्चा की गई। इसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया। और इससे पिछले वाली अगर जानना चाहोगे 2022 में 57वीं जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स यानी कि सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आपको याद है विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन हुआ था, अभी 14वीं बैठक हुई थी मुंबई में। अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 हुआ नई दिल्ली में, पहली बार भारत में हुआ। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे पहला हल्दी सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ कहाँ पे? मुंबई में। और हल्दी से याद आएगा अभी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ये मुंबई में हुआ, तीसरा संस्करण था। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई मोरक्को के मर्राकेश में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र ये मुंबई में हुआ। और इस बार ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में हुआ। और अभी भारत में भी कहाँ पे हुआ? मुंबई में। पहली बार ये भारत में कब हुआ था? याद रखना 1983 में, तब ये नई दिल्ली में हुआ था। फिर बताओ 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? पराग, चेक रिपब्लिक में। और भारत ही किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। पेटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? सिक्किम में। और इसका उद्घाटन किया था हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने ही। तो यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण समिट्स यानी कि सम्मेलन मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जी राम मोहन राव को। तो सिंपल से याद रखना, जी राम मोहन राव का नाम अभी अगले 3 सालों के लिए सेबी का इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे सेबी की हम लोग बात करें उससे पहले अगर ऑप्शन आप देखोगे तो राजेश नाम्बियार अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष बने थे। मनोज यादव ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने। तो मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सेबी की बात करते हैं तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से तो कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे सेबी को मंजूरी यानी कि कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरी बुच। एक सारथी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी सेबी ने ही लॉन्च किया था। और अभी प्रश्न में हमने देखा कि सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक बन गए कौन? जी राम मोहन राव। नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश ने
भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा नेपाल। एक्चुअली में अभी आपको याद हो तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं कौन सुब्रमण्यम जयशंकर, ये नेपाल की 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने सीमा पार 3 ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन भी किया और वहीं पे दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ कि नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए भी समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो याद रखना, नेपाल हमें बिजली देगा अगले 10 सालों तक और कितनी देगा? 10,000 मेगावाट। बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू हो गई, जहां पे सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। करेंसी नेपाली रुपया हो गई। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड है। अभी आपको याद हो तो हमने नेपाल के साथ में सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज किया था। उसके अलावा नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में भी घोषित किया था और अभी नेपाल अंतरराष्ट्रीय बिग कैब अलायंस का संस्थापक सदस्य देश बना है। और नेपाल के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिनका नाम है आसिफ शेख। इनका नाम न्यूज में था क्योंकि उन्हें क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड दिया गया था। अभी घोड़े जात्रा त्योहार मनाया गया था नेपाल में ही। चलो यूं बताओ कि अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया था? तो आंसर होगा मोंटी देसाई को। और भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल ही है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में यानी कि स्पोक्स पर्सन के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रणधीर जायसवाल को। तो अभी रणधीर जायसवाल को भारतीय विदेश मंत्रालय में नया प्रवक्ता बनाया गया है, स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया। और बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया? अरिंदम बागची का। अच्छा, अरिंदम बागची आपने नाम जरूर सुना होगा। अभी इन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। और वहां पे अरिंदम बागची ने किनका स्थान लिया था? इंद्रमणि पांडे का। और फिर हमने इंद्रमणि पांडे के बारे में भी पढ़ा था कि वे अभी बिम्स्टेक के नए महासचिव बन गए हैं और इस पद पर आने वाले वो पहले भारतीय बने थे, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 3 अपॉइंटमेंट क्लियर करवा दिए। एक तो रणधीर जायसवाल का, एक अरिंदम बागी का, और उन्होंने स्थान लिया था किनका? इंद्रमणि पांडे का। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अब वो क्या बन गए हैं, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच का विजेता कौन सी टीम रही? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। इसमें इनके बीच जो दूसरा टेस्ट मैच था वो केवल 107 ओवरों में 642 गेंदों में ही समाप्त हो गया, जिससे ये इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया और इसमें भारत विजेता रहा। और अगर आपसे पूछे ना कि बताओ किस ओलंपिक में दूसरी बार क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, तो आंसर होगा 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में, वहां पे। वैसे तो टोटल 6 नए गेम इसमें शामिल होंगे, लेकिन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है और दूसरी बार खेला जाएगा ये ओलंपिक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, बिल्कुल फ्री है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे तो टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको नीचे। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? शशि सिंह को। फिर पूछा, हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्र प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान ने। फिर पूछा, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला? तो उड़ीसा। और भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ। ये SKAO की स्थापना ये कहां पर होगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम शुरू किया? असम ने। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तुअर दाल खरीद पोर्टल। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहां पे शुरू हुए? दीव में।
और अभी डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। और आखिरी प्रश्न था प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया विराट कोहली को। तो अब हम कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।